भैया इधर आ जाओ। नहीं रखनी। ठीक। क्या तो कोई नहीं बोला क्या कोई नहीं बोला गया आपने तो सोचा क्या खबर नहीं क्या मैं तो यहाँ बैठा हूँ भाई। कुछ ही देर में अन्य अतिथिगण और महाप्रबंधक महोदय भी सभागार में पधार रहे हैं। सबसे पहले हम सब स्वागत कर रहे हैं माननीय रेल मंत्री महोदय का। महाप्रबंधक जी स्वागत कर रहे हैं माननीय रेल मंत्री महोदय का। सबसे अनुरोध है मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगणों का स्वागत करें। सबसे पहले सूरत की माननीय महापौर श्रीमती अस्मिताबेन गोयल, माननीय सांसद श्री सी.आर. पाटिल, माननीय सांसद श्रीमती दर्शना जरदोशी, धन्यवाद महाप्रबंधक महोदय। और अब दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री डी.एस. अग्रवाल जी माननीय रेल मंत्री महोदय का फूलों से और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें।
આ બાજુ धन्यवाद अग्रवाल जी। माननीय अतिथिगणों के रंग बिरंगे फूलों से स्वागत के बाद अब बारी है वैचारिक फूलों से उनके स्वागत की, और इसके लिए सादर आमंत्रित हैं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक महोदय श्री JC अग्रवाल जी। महोदय आप पधारें और अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। सर माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री सुरेश प्रभाकर, माननीय महापौर श्रीमती अस्मिताबेन, माननीय सांसद श्री CR पाटिल जी, माननीय सांसद श्रीमती दर्शना जरदोश जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, साउथ गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिगण, प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों एवं सज्जनों, इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विशेष तौर से आज के मुख्य अतिथि माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद यहाँ आकर अनुग्रहित किया है। आप सभी यहाँ आए, आपका स्वागत है। आज हम रेल से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास, शुभारंभ एवं डेडिकेशन करने जा रहे हैं। कुछ परियोजनाएं यात्री सुविधा में विस्तार करेंगी, कुछ परियोजनाएं जो रेलवे की आंतरिक क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसमें वृद्धि करेंगी। उसको नीचे कर दो। कुछ परियोजनाएं रेल की सेफ्टी से संबंधित है, और कुछ परियोजनाएं जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो डिजिटल इंडिया की तरफ आह्वान है उससे संबंधित है। पिछले 2-3 सालों से गुजरात में भारतीय रेल का काफी रूप से विकास हो रहा है, और इन परियोजनाओं के लागू होने पर और उनको वृद्धि मिलेगी। आज इसी अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी द्वारा गुड गवर्नेंस पर भी अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे। इतने सालों के अपने अनुभव से माननीय प्रभु जी ने पिछले मिनिस्टर ऑफ रेलवेज श्री सुरेश प्रभु जी, MPs श्री CR पाटिल जी, श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, मेयर श्रीमती अस्मिताबेन शिरोया, रिस्पेक्टेड जनरल मैनेजर ऑफ रेलवेज मिस्टर JC अग्रवाल जी, ladies and gentlemen, I feel privileged to have amongst us the Honorable Railway Minister Shri Suresh Prabhu ji. I would like to bring to his notice that SGCCI was established in the year 1940, and since then it has been working for the cause of trade and industry. Nearly 100 associations are attached to us. We have a sound infrastructure in the form of a convention center measuring 1,16,000 square feet spread over 1 lakh square meters of land. Surat is a hub of synthetic cloth, manufacturing 4 crores meter every day, which accounts for 40% of nation's production of synthetic cloth. It exports diamonds and jewelry worth rupees 2.25 lakh crores. 80% of the diamonds cut and polished are from Surat. Its civic infrastructure is a model in the country. We are also in the process of establishing a mega textile processing park spread over 18 lakh square meters near Surat, which will give a great boost to our exports. We are happy that Surat is going to be a modern railway station, having 61-storied building and a junction for all mass transport media. We earnestly request your good self
sir, to give a top priority and weightage to this so that the project work would be completed expeditiously. We have suggested several times that Udna terminal should be developed on the lines of Bandra railway station. Surat being a fastest growing city, it will be justified if a divisional office is started at Surat. Population wise, as Surat has grown at a faster rate than all the cities in India, the quota and stoppages allocated to it needs revision. You have come here, sir, to inaugurate certain projects which are quite useful for this area. We have been impressed with your dynamism and vision to take the railways to the greatest heights. Sir, we heartily welcome you and all at this August gathering. धन्यवाद श्री अग्रवाल जी। और अब हमारा अनुरोध है माननीय सांसद श्रीमती दर्शना जरदोश जी से इस शुभ अवसर पर मैडम आप अपने विचारों से मिलान्वित करें। माननीय सांसद श्रीमती दर्शना जी। नमस्कार। आज सूरत खाते माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभुजी सूरत આવ્યા છે ત્યારે એમને આપણા સૌ વતી એમને આવકારીએ છીએ। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત માનनीय મેયર શ્રીમતી અસ્મિતાબેન, सांसद श्री CR पटेल जी, अग्रवाल जी, બીજા अग्रवाल जी, સૌ ભાઈઓ, ચેમ્બર અને પત્રકાર મિત્રો, આમ તો ઘણી બધી રજૂઆતો 2-2.5 વર્ષથી આપણે જે કરીએ છીએ એમાંની પરિપૂર્ણ થવાની તૈયારી છે। સુરેશજી માટે એટલું કહી શકીશ કે એટલા સરળ છે, મૃદુભાષી છે અને એમને સાંભળવા આપણને વધારે ગમશે। ખાસ કરીને અનૌપચારિક વાતો જ્યારે એમની સાથે થતી હોય છે ત્યારે આપણને એવું લાગે કે આપણા પ્રશ્નો કહેવાની જરૂર નથી, એમને ખબર જ છે। પણ જે રીતે નરેન્દ્રભાઈએ વડાપ્રધાન બન્યા પછી એમના પર ભરોસો મૂક્યો છે અને રેલવે જે ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી છે એના આપણે સૌ સાક્ષી છીએ। આ વખતે પ્રથમ વખત ઐતિહાસિક પગલું ભરાઈને બજેટની સાથે રેલ બજેટને પણ સામેલ કરી દીધા પછી એમને તો સાંભળવા નથી મળ્યા, પણ આજે જયારે આપણી વચ્ચે છે ત્યારે આપણે એવું અપેક્ષા રાખીએ કે જે કઈ વાતો અનકહી હતી અને આપણને નથી આપણા સુધી પહોંચી આપણે એમને સાંભળીએ। એટલે વધુ કઈ નહીં કહેતા, સુરત એક એવું ઐતિહાસિક અને ફાસ્ટેસ્ટ ડેવલપિંગ સિટી છે, એમની જરૂરિયાતોની, એમની ઇન્ડસ્ટ્રીની અને એમની એમને જરૂરિયાતો ખબર છે એવું મને વિશ્વાસ છે। તો આપણે સૌ આશા રાખીએ કે આપણી અપેક્ષાઓ પરિપૂર્ણ થાય અને જે રીતે વિકાસની રાહ પર આપણે સૌ ચાલી રહ્યા છે એમાં આગળ વધતા રહીએ। ધન્યવાદ। જય જય ગરવી ગુજરાત। धन्यवाद माननीय मैडम। और अब हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय सांसद श्री CR पाटिल जी को। महोदय आप आए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ખૂબ જ ઝડપી કામ કરવા માટે ટેવાયેલા અને એના દ્વારા રેલવેને પણ વાઇબ્રન્ટ બનાવી દેનારા આપણા આદરણીય રેલવે મંત્રી શ્રી સુરેશ પ્રભુ સાહેબ, મારા સાથી સાંસદ શ્રીમતી દર્શનાબેન, આદરણીય મેયરશ્રી, આદરણીય GMC અગ્રવાલ સાહેબ, BS અગ્રવાલજી, મીનાજી અને અહીં ઉપસ્થિત સર્વે ભાઈઓ અને બહેનો, મિત્રો, આપણે છેલ્લા 3 વર્ષથી જ્યારથી પણ પ્રભુ સાહેબે આ રેલવેની જવાબદારી સંભાળી છે ત્યારથી કદાચ એમની જે કેપેસિટી છે એના કરતા આપણી અપેક્ષા વધારે હતી અને એના કારણે કદાચ એમણે પોતાની કેપેસિટીને વધારીને આપણી અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે પૂરી તાકાત કામે લગાડી છે। આજે એક આખા દેશમાં રેલવેને કારણે એક સંતોષનું વાતાવરણ જોવા મળે છે। એ જ ગંદી ગોબરી રેલવે અને એની જગ્યાએ આજે આપણને સ્વચ્છતા ત્યાં જોવા મળતી હોય છે અને બાકીના પણ જે સુધારા થઈ રહ્યા છે એ કદાચ આપણે ક્યારેય કલ્પના નહોતી કરી। એ પ્રકારના રેલવેની અંદર બદલાવ એ ઝડપમાં આપણને દેખાઈ રહ્યા છે અને સુવિધાઓ એમાં વધી રહી છે। આજે આપણે રેલવેનો પ્રવાસ કરવા માટે આપણને ઈચ્છા થાય એવું વાતાવરણ એમણે નિર્માણ કર્યું છે। હમણાં BS અગ્રવાલ જેવું કહ્યા કે સુરતમાં વર્લ્ડ ક્લાસ રેલવે સ્ટેશનની વાત કરી। આ વર્લ્ડ ક્લાસનું પહેલી જાહેરાત મમતા બેનર્જીએ બજેટમાં કરી હતી અને બીજા બજેટમાં એમણે એનો ઉલ્લેખ જ નહીં કર્યો। ત્યારે જ્યારે મેં લોકસભામાં બોલતી વખતે એમને પૂછ્યું તો એમણે કહ્યું કે શક્ય જ નથી। હવે તો તમે અભ્યાસ કર્યા વગર કેવી રીતે જાહેરાત કરેલી? મતલબમાં એ વિચારને એમણે મૂક્યો અને પછી પડતો મૂક્યો।
પરંતુ આદરણીય પીએમ સાહેબના ઈચ્છા હતી કે આખા દેશમાં વર્લ્ડ ક્લાસ સ્ટેશન બને, એમાં પહેલું સ્ટેશન સુરત બને અને સુરત રેલવેનો વર્લ્ડ ક્લાસ સ્ટેશન બનાવવા માટે 61 માળની 1 અને 5 બિલ્ડિંગ, બીએસ અગ્રવાલ ત્યાં થોડી માહિતી ઓછી છે પણ 61 માળની 5 બિલ્ડિંગ ત્યાં બનાવવાના છે અને કદાચ T3 નું જે આપણે એરપોર્ટ જોયું છે દિલ્હીનો, એ કક્ષાની સગવડો આપણને સ્ટેશનમાં મળવાની છે. તો આ શક્ય જે બન્યું છે એ પીએમ સાહેબને મનની ભાવના હતી અને એને આકાર આપવાનું કામ પ્રભુ સાહેબે કર્યું. જે રીતે ઝડપમાં નિર્ણય લેવાયા એની અંદર તો મોટી તકલીફ હતી અને રેલવેમાં તો એકવાર આમ તો નિર્ણય લેવો તો 2-3 વર્ષ લાગી જાય, ટેન્ડર પાસ કર્યું તો 3 વર્ષ તો ઓછામાં ઓછા લાગે, એવી એક પ્રથા હતી. પરંતુ એક 45 વર્ષનો જે લીઝ હોય એના કારણે વાયબલ થતો નહોતો અને એના કારણે આ કદાચ પ્રોજેક્ટને ડ્રોપ કરવો પડે એવી સ્થિતિ હતી. રાજ્ય સરકારની, ગુજરાત રાજ્યની જે જમીનો હતી જીએસટીસીની અને કોર્પોરેશનની, તેમાં તો 90 વર્ષ લીઝ પર આપી શકાય એવી વ્યવસ્થા હતી. પણ અમે જયારે પ્રભુ સાહેબને મળ્યા તો એમણે 1 કલાકની અંદર એનો નિર્ણય કરીને અમને આ જમીન પણ, રેલવેની જમીન પણ 90 વર્ષ લીઝ પર આપવાનો નિર્ણય એમણે 1 કલાકમાં કર્યો. 3 વર્ષ સુધી ટેન્ડરનો નિર્ણય નથી થતો. એટલે આવી રીતે ઝડપી નિર્ણય કરવા માટે ટેવાયેલા છે. આ તો મારે આટલી વાત કેવી હતી આપણે કે કયા પ્રકારની એમને કામ કરવાની પદ્ધતિ જે આખો દેશ એમને જાણે છે. તો બાકીની વાત તો આપણે એમની પાસે સાંભળીશું. એ આપણે અહીંયા આવ્યા, આપણા વિનંતીને માન આપીને આપણને અહીંયા પણ મળ્યા છે અને ચોક્કસ એમની રીતે આપણને વાત કરશે, એમને આપણે સાંભળીશું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आपके जनोपयोगी विचारों का हार्दिक आभार. और अब वह ऐतिहासिक क्षण आ गया है जब माननीय रेल मंत्री महोदय मंच पर ही रखा हुआ माउस क्लिक करके बारी बारी से 6 अलग अलग डिजिटल पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे, जिनमें 3 शिलान्यास, 2 लोकार्पण एवं 1 शुभारंभ पट्टिका शामिल है. आप देख रहे हैं मंच के पीछे जो पर्दा है उस पर आपको नजर आएगा. एक एक जैसे जैसे हम अनाउंस करेंगे एक एक पट्टिका उस पर नजर आएगी और जैसे ही माउस क्लिक करेंगे तो उसका अनावरण होगा. सबसे पहले दसा जेतन सरगेज परिवर्तन परियोजना का शिलान्यास माननीय मंत्री महोदय कर रहे हैं. उसके बाद होगा गुजरात में 35 सड़क निचले पुलों का शिलान्यास. आप देख रहे हैं अगली पट्टिका, जैसे ही माउस क्लिक किया गया अनावरण हुआ. तीसरा शिलान्यास है प्रतापनगर वडोदरा कारखाने में BCNHL वैगनों के POH हेतु आधारभूत सुविधा का शिलान्यास. और अब बारी है लोकार्पण की. सबसे पहले होगा गांधीधाम में वैगनों के लिए प्रधान रूटिंग ओवरहॉलिंग डिपो का लोकार्पण. आप देख रहे हैं जैसे ही माउस क्लिक किया जा रहा है अनावरण हो रहा है. और अब बारी है साबरमती में लोकोमोटिव सिमुलेटर के लोकार्पण की. और सबसे अंत में हो रहा है दिशा ऐप का शुभारंभ. आपके सामने पर्दों पर नजर आ रहा है दिशा ऐप का शुभारंभ हो रहा है. कृपया जोरदार तालियों से इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने का प्रमाण कीजिए. धन्यवाद माननीय रेल मंत्री महोदय. और अब हम सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि माननीय रेल मंत्री महोदय अपनी बहुमूल्य वैचारिक अभिव्यक्ति से हमें लाभान्वित करेंगे. आपके सम्मान में इन 4 पंक्तियों के साथ हम आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं. आओ कदम से कदम मिलाएं, रेल बढ़े तो देश बढ़े, हरदम आगे बढ़ते जाएं, रेल बढ़े तो देश बढ़े. रेल है देश की जीवन रेखा और तरक्की की बुनियाद, प्रगति पथ पर इसे बढ़ाएं, रेल बढ़े तो देश बढ़े. कृपया जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें. हमारी सूरत शहर की महापौर अस्मिता बेन जी, हमारे लोकसभा में मेरे 2 साथी CR पाटिल जी, दर्शना बेन जी, यहाँ के चैम्बर के अध्यक्ष अग्रवाल जी, हमारे जनरल मैनेजर अग्रवाल जी, DRM और इस कार्यक्रम के उपस्थित सभी सम्मानीय भाई और बहनों, सूरत की विशेषता है
कि सूरत में लोग अपनी मेहनत से अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप के तहत अपना भी विकास करते हैं और साथ साथ में शहर का भी विकास करते हैं। मैं मानता हूं इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप हमें अग्रवाल जी कहीं देश में और जगह नहीं दिखाई देगी। और यहाँ के लोग औरों से कम मांगते हैं, वो सोचते हैं कि और को क्या देना चाहिए। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी है कि यदि हम ऐसी चीज सूरत जैसे शहर को दे सकते हैं कि जो यहां की एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ोतरी दे सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने से सूरत के लोग तो अपना विकास करेंगे ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट हम दे सकते हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है, काम करने की उनका एक कर्तव्य है, तो सूरत और भी बड़े मात्रा में आगे आ सकता है। और यही सोचकर हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये कोशिश की है कि दो अलग अलग ट्रैक से देश का विकास हो सकता है। एक तो निवेश से हो सकता है, तो दूसरा लोग जो खर्चा करेंगे उससे कंजम्पशन लेड भी विकास हो सकता है। तो कंजम्पशन तो लोग करेंगे, खर्चा तो लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए आमदनी नहीं होगी तो खर्चा करेंगे।
मैंने पहले उसका एक थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ। 2009 से लेकर 2014 तक हर साल गुजरात में जो बजट में अलोकेशन हुआ था, उसकी जो आंकड़ेवारी है, उसमें 588 करोड़ रुपया गुजरात को हर साल मिलता था, 5 साल 2009 से लेकर 2014 2016-17 हमारा बजट हम लोगों ने प्रेजेंट किया। उसमें हम लोगों ने एवरेज पैसा दिया गुजरात को 2467 390% increase in the outlay. वो तो 578% ज्यादा बढ़ोतरी हुई, 578%। इसमें ये साल में ये साल में जो बजट का सेक्शन थे 13,025 करोड़, उसकी पूरी लिस्ट मेरे को आपको ऐसे छुपा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पिंक बुक है। आप कोई भी जाके, मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो पिंक बुक में जाके कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। इसमें हमने फ्राइडे को उसको अपलोड किया था। इसमें करीबन अलग अलग तरीके के जो प्रोजेक्ट्स है, इसमें नई लाइन्स भी है, गेज कन्वर्जन है, डबलिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, ट्रैफिक फैसिलिटीज है, आरओबी आरयूबी है, ब्रिज वर्क्स है, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन है, वर्कशॉप्स है, पैसेंजर एमिनिटीज है, इस तरह के अलग अलग जगह आज सिर्फ गुजरात के लिए दिया गया। उसमें छोटी मोटी बात आपको बताता हूं कि आनंद गोधरा सेक्शन का डबलिंग बहुत पुरानी मांग थी, उसके लिए 683 करोड़ रुपीस बजट में एलोकेट किया, आनंद टू गोधरा। और आपको मालूम है कितनी कंजेशन है। गेज कन्वर्जन 17 प्रोजेक्ट लिए गए 775 किलोमीटर के, उसमें 5,986 करोड़, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ ये गेज कन्वर्जन 17 प्रोजेक्ट के लिए 775 किलोमीटर के लिए दिए गए। और हमारे जनरल मैनेजर आपको बताएंगे, प्रोफेशनल है, 40 साल रेल में काम किया है, कि ये गेज कन्वर्जन का काम पूरा हो जाता है तो सीमलेस ट्रैवल पूरे गुजरात में होगा। उससे ऑटोमेटिकली उसके कारण भी स्पीड बढ़ेगी और उससे तहत भी एक लाभ होगा, ज्यादा ट्रेन भी आ सकेगी, ज्यादा चल भी सकेगी। तो ये पूरा एक स्ट्रैटेजिकली किया। ऐसा किसी ने मांग किया, पाटिल साहब ने बोला इधर कर दो, उधर कर दिया, हम तो अच्छा वो नाराज नहीं उनको, अच्छा बेन भी हमें नाराज उधर करा, ऐसा नहीं। हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक विजन करके पूरी मात्रा में गुजरात की क्या जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए रेल के लोगों को लाभ किस तरह से होगा, इस तरह का पूरा बजट देश का ऐसे ही बना है। लेकिन इसमें भी हम लोगों ने इस तरह से उसको भी ध्यान देकर काम किया। उसी तरह से स्पीड रेसिंग के लिए 200 किलोमीटर तक जाने के लिए मुंबई दिल्ली इंक्लूडिंग वडोदरा अहमदाबाद, और मिशन टू अचीव अ टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ 12 आवर्स बिटवीन दिल्ली मुंबई, जो हमने मिशन रखा है, उसके लिए भी हम लोगों ने 5,159 करोड़ रुपया सिर्फ ये गुजरात का है पोर्शन। पूरा कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, 20,000 से भी ज्यादा होगा। 11,500 करोड़ सिर्फ गुजरात का पोर्शन, उसमें 5,159 करोड़ है। साथ ही में एलिमिनेशन ऑफ 59 लोअर क्रॉसिंग, 4 न्यू आरओबीज, अदर वर्क्स इंक्लूडेड। तो इस तरह से बड़ी मात्रा में आज गुजरात के लिए भी हम लोगों ने इस तरह से काम करने की शुरुआत की। हमारे दोनों सांसद मुझे बता रहे थे कि हमारी गुजरात की ऐसी परंपरा है कि कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो खाली हाथ में ऐसा नहीं, किसी के घर में जाता तो कुछ देके जाना चाहिए। तो मैं बोला मुझे पहले बताया नहीं था, मैंने तो बैग भी नहीं लाया, तो अभी क्या करूं। तो इसके लिए मैंने आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सूरत देश का एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है, विश्व का एक सबसे बड़ा डायमंड के लिए भी एक इफ नॉट द बिगेस्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर्स, तो इसको ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसलिए मैंने पिछले बजट में कहा था कि हम लोग 4 नए ट्रेन के प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। एक तो था हमसफर, जिसकी हमने शुरुआत भी कर दी। दूसरा था अंत्योदय,
जो आम आदमी के लिए पूरी अनरिजर्व लेकिन बहुत अच्छी सुविधा रहेगी। तीसरा उदय, जो रात को निकल के सुबह जहां आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। और चौथा था तेजस, वो एक हाई एंड प्रोडक्ट, वेरी हाई एंडेड प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्पीड से चलेगी, एम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी। उसकी शुरुआत हम मार्च अप्रैल में करेंगे, फिर उसका नया पूरा डिजाइन बन रहा था। 3-4 जगह हमने अनाउंस किए थे, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अभी उसका डेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि डेट 15 दिन से उसी दिन चलना चाहिए, लेकिन बहुत ही जल्द हम तेजस ट्रेन सूरत और मुंबई के बीच में चलाएंगे। तो मुझे लगता है इसका लाभ आपको इतना होगा कि बहुत कम समय में 2-2.5 घंटे में, 2-2.5 नहीं लेकिन 2.5 से थोड़ा इधर उधर आप, और उससे भी कम शायद आगे जब स्पीड बढ़ेगी तब आप पहुंच पाएंगे। और इसका इतना अच्छा ये भी रहेगा, पेट्रोनेज भी उसका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये भी हमने करने का एक तय किया। साथ ही में जैसे अभी अग्रवाल साहब बता रहे थे कि 15 तारीख को हम लोग स्टेशन डेवलपमेंट के लिए, रीडेवलपमेंट के लिए जो काम चल रहा है उसका एक टेंडर खुलेगा। और पूरी व्यवस्था हमारी ऐसे की है, क्योंकि आज हम गुड गवर्नेंस के ऊपर भी कुछ आपको बताना चाह रहे थे कि गुड गवर्नेंस का एक सबसे ज्यादा व्हाट इज द मोस्ट कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी। तो पूरे रेलवे में हम लोगों ने पूरी मात्रा में ट्रांसपेरेंसी लाने की शुरुआत की। सबसे पहली शुरुआत तो मैंने खुद से की थी कि आज तक जब तक रेलवे मंत्री बना, आपको मैंने बताया कि कितने बड़े मात्रा में हमने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। नॉर्मली एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बाद मंत्री सोचेगा ज्यादा फाइल आएगी तो अच्छा है, ये मेरे पास अभी एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो एक्सपेंडिचर किसका बढ़ेगा, किसकी आमदनी भी बढ़ सकती है। लेकिन हम लोगों ने एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बावजूद भी 1 रुपए का टेंडर भी मेरे पास आज तक नहीं आया है और कभी आएगा भी। 1 रुपए का टेंडर नहीं है। तो हमने व्यवस्था की है कि पूरी मात्रा में ई टेंडरिंग रहे, पूरी मात्रा में उसका ट्रांसपेरेंट बेसिस पे रहे। तो ये भी हमारा जो चल रहा है सूरत का, वो भी पूरी मात्रा में ई टेंडरिंग के माध्यम से रहेगा। हमने अपॉइंटमेंट में, आपको मालूम है नौकरी के लिए लोग कहीं ना घूमते बेचारे, कोई ना कोई उनको फंसा देता है। तो विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, 1 करोड़ लोग बैठे थे, हमने पूरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन कर दी। ये भी हमारी कोशिश है। पूरी मात्रा में जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग भी होता है, मैंने मानता हूं कि 100% उसमें ठीक गया होगा, लेकिन उसके लिए भी हमने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। यानी जहां जहां भी गलत चीज हो सकती है उसको ठीक करने के लिए काम किया। वैसे भी स्क्रैप का भी हमने पूरी मात्रा में आज ई टेंडरिंग के पोर्टल के तहत करे। स्क्रैप के भी मुझे लगता है, अभी मेरा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में 2-3 हजार करोड़ रुपया हम लोगों ने पिछले साल स्क्रैप के लिए कमाए, क्योंकि पहले तो उसका ठीक तरह से हिसाब नहीं रहता था। तो ये पूरी मात्रा में ट्रांसपेरेंसी है। उसी तहत स्टेशन डेवलपमेंट भी होगा। और अगले वीक में हम लोग करने जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टेशन डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग 23 नए स्टेशन के लिए भी 1-2-3 दिन में हम नए टेंडर भी खोलेंगे। 23 न्यू स्टेशन, वो भी बिडिंग चलेगा उसके तहत। यानी हमारी आइडिया यह है कि देश में जितने भी स्टेशन हैं, बड़े 400 स्टेशन, उसको एक अच्छी मात्रा में परिवर्तन करना चाहिए, रेल को आमदनी भी मिलेगी। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देश में पहली बार एक नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी बनाई। उसके तहत 17,600 करोड़ रुपए रेल को सालाना 10 साल के बाद मिलेगा। उससे स्टेशन डेवलपमेंट से जो पैसा मिलेगा उसमें इंक्लूड नहीं है, डिजिटल पेमेंट से कितना आएगा उसको भी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन नॉन फेयर रेवेन्यू भी रेलवे के बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने शुरुआत की है, जो पहले कुछ बड़ी मात्रा में नहीं हुआ करता था। साथ ही में गुजरात के लिए हम लोग एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी गुजरात सरकार के साथ हमने बनाई। वैसे तो 9 राज्य ने मान लिया है, 16 राज्यों ने इन प्रिंसिपल क्लियरेंस दिया है। आइडिया यह है कि आज जो मैंने आपको बजट की फिगर बताई, ये बजट की फिगर में इतने बड़े मात्रा में बढ़ोतरी होने के बाद भी यदि राज्य सरकार और हम मिलकर नई कंपनी बनाकर, वो छोटी इक्विटी लेंगे, हम भी लेंगे, हम लोग मार्केट बोरिंग करेंगे और उसके तहत भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। और उसमें ओनरशिप विल बी शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट। पहले प्रोजेक्ट बनते थे तो ओनली कॉस्ट वॉज शेयर्ड, 50% कॉस्ट शेयर करेंगे। तो रेलवे का डिपॉजिट करते थे, पहले कॉस्ट जब डिपॉजिट किया तब कॉस्ट थी 1,000 करोड़ रुपया, बीच में 10 साल कुछ हुआ ही नहीं। अभी रेलवे बोलेगी 10,000 करोड़, उसके बढ़ गया और 5,000 करोड़ लेके आए। तो वो ना देने की स्थिति में थे, ना रेलवे ने कुछ कर पाए। तो इसके लिए अभी हम मैनेजमेंट ओनरशिप विल ऑल बी विद द स्टेट गवर्नमेंट और ज्वाइंटली हम उसको मैनेज करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को 51% दिया है ताकि उनको भी लगे कि हमारी ये देश के इतिहास में एक बहुत ही क्रांतिकारी है, क्योंकि रेलवे वॉज द मोस्ट सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी रेलवे विल बी ऑल्सो
working in tandem with the state government and work as in a spirit of cooperative federalism. इसमें हम पीपीपी के तहत आपको पता है कि गुजरात में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, तो कोस्ट पोर्ट कनेक्टिविटी जितनी देंगे उतना ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए भी हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, जो भी आके अपने तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा उसके लिए भी करेंगे। और साथ साथ में हम लोग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे, ताकि लोगों को, आप जैसा जो बिजनेस करने वाला आदमी है वो नहीं चाहता कि 10 लोगों को जाके मिले कि आपका क्या है, हमको माल भेजना है, क्या माल है ये, तो आप जाके उधर वो काउंटर पे जाइए, वो उधर के गए तो बस पे जाइए, बस पे गए तो बोलते रिक्शा के पास जाइए, रिक्शा वाला बोलेगा और एक ऑटो टैक्सी वाले के पास जाइए। एक ही जगह पे सबको एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का सोल्यूशन मिलना चाहिए। ये करके हम लोग ने एक कंपनी बनाने की भी कल्पना है, अभी देख लेते हैं उसको कैसा आकार लेता है, लेकिन ये मल्टी मॉडल करने की भी हमारी इच्छा है। साथ ही में मैं अग्रवाल साहब आपको विनती करना चाहता हूं कि रेल में इतने बड़ी मात्रा में निवेश भी हो रहा है। हमारे देश में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वो सही मायने में हमारा देश का बैकबोन है। हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं कि सबसे ज्यादा देश का जो एक्सपोर्ट्स है वो एक्सपोर्ट भी एसएमई करती है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी वही जनरेट करते हैं, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक आउटपुट भी उनकी वजह से आता है। बड़ी कंपनियां काम कर पाती है क्योंकि एंसिलरी उनको सपोर्ट करती है, उसके लिए कम पाती है। तो इसके लिए हमने भी एक तय किया, मैंने एक डिसीजन लिया है, हम लोग वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम रेलवे ने डेवलप किया ताकि आपको भी पता चले कि रेलवे में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें हमारी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज भी पार्टिसिपेट कर सकते। तो ये जो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आप आपकी चैम्बर की तरफ से आप भी चलाइए, तो लोगों को भी पता चलेगा, यहाँ के आपके जो मेंबर है उनको भी कुछ नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और यहाँ भी आप बताइए कि और भी ट्रांसपेरेंट उसको किस तरह से किया जा सकता है ताकि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें आप अभी हमारे दूसरे जो अग्रवाल जी आपके बाजू में बैठे उनसे नंबर लीजिए, हमारे मेंबर रोलिंग स्टॉक है मिस्टर गुप्ता, उनको ये आपके पास प्रोग्राम भेजेंगे। यहाँ हमारे कोई ऑफिसर आएंगे, आपके मेंबर्स को बताया जाएगा कि किस तरह से रेलवे में आपको कुछ बेचना है, कुछ सप्लाई करना है, किस तरह से कर सकते हैं। आइडिया इज that we should try to engage as many more and more small and medium enterprises and they should become part of a supply chain of the railways. तो जो सप्लाई चेन बढ़ेगी उसी तरह से हमारे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो इसके लिए ये भी हमने करने की शुरुआत की है। तो मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। इस रेल बजट में पिछले 1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि हमारे रेल में सेफ्टी फंड बनना चाहिए, और इसके लिए मैंने प्रपोजल 1.5 साल पहले हमारे वित्त मंत्री जी को दिया था। इस बजट में उसको मान लिया गया है और 1.5 साल की लगातार कोशिश के तहत आज मैं कहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए का सेफ्टी फंड देश के इतिहास में पहले 1 लाख करोड़ रुपए, और उसका इस्तेमाल हम ऐसा करेंगे 1 लाख करोड़ ये हो गया, 1,31,000 ये हो गया, और 8.5 लाख रुपए का तो हमारा जो टारगेट है उससे भी 1 लाख करोड़ तो उसके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि वो 8.5 लाख करोड़ हमने तय किया था, सेफ्टी फंड उसमें इंक्लूड नहीं था। ये पैसा इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी तो हुई हो तो बेसिक है, लेकिन क्यों हम नॉर्मल कोर्स में करेंगे कि जैसे कि अभी नए ट्रैक डालेंगे तो एक वही स्पीड से 100 किलोमीटर स्पीड से डालने वाले, क्यों ना हम उसको पहले ही अपग्रेड करके 200 किलोमीटर का अभी क्यों नहीं प्लान करें। तो ये करने के लिए भी हम लोगों ने मैंने डिसीजन लिया है, हम एक टॉप के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को लाकर हम लोग उसको भी अपग्रेड करेंगे। यानी अभी तो रेलवे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दिस इवन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विल गेट अपग्रेडेड, तो ये भी करने के लिए हमने शुरुआत की है। तो सेफ्टी, कस्टमर एक्सपीरियंस, स्पीड, convenience of people, all of that now will be integrated into a corporate strategy of the railways, and we are working on that. So I really wish to congratulate all of you for being so helpful to us. As I said, transparency and all of this is part of the good governance. Good governance means that we have to deliver in a manner that is expected of the government, but something more and better than what even people ever expected. That is good governance. Normally what we will do, but why not do it even better than what others are expecting from you? And that's why we have prepared a corporate plan. अग्रवाल जी, और एक मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो पूरा कॉर्पोरेट प्लान है वो मैं हमारे आपको भेजेंगे, आप सब मेंबर्स को दे दीजिए, because good governance implies that you should be participating. Let people also give ideas about what they feel about it. In fact, first time
involved as many people as possible to get their feedback. In fact, one of the largest ever crowdsourcing event was held between 18th and 20th of November. We call it Rail Vikas Shivir. Each and every employee of the railway participated in it directly or indirectly by giving his ideas to the development of railway. And this Rail Vikas Shivir was such a great success. Prime Minister spent most of the time on this Shivir, and the response was so phenomenal. So now we have created a new office called Transformation Office in the railway. So the railways will work on normal course of काम चलते रहेगा. But outside of that, we have created a transformation office to look at each and every activity based on the idea that we generated from the people themselves, marrying it with international experts, and therefore the corporate strategy is based on field experience of all the employees, of all the different number of people that we met during the roadshows, as well as getting the best international experience. And all of that is now getting implemented through a transformation office. So I'm sure in the course of next 5-7 years, when all of this will be completed, the railway is already, but a change of next years. All the best. Thank you very much. And Agarwal ji, आप जरा उनको पूरा information देते, so you can circulate to all the members. So this will be very helpful. Thank you very much. Jai Hind, Jai Gujarat. यहाँ आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया. धन्यवाद. जय हिंद. તમે જતો રહો ને પછી કઈ ગોઠવી